हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। सो आज हम नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे, एक फास्ट रिवीजन। सो क्लासिकल मैकेनिक्स एक फास्ट रिवीजन आप करेंगे। ये सीरीज कंप्लीटली बार्क को लेकर रिलेटेड है। सो एक तेजी से रिवीजन क्लासिकल मैकेनिक्स का हम लोग करते हैं आज। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमें काइनेटिक एनर्जी की पता होनी चाहिए। जैसे सिंपलेस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m x dot square plus y dot square plus z dot square. Second, in spherical coordinate system, kinetic energy is half m r dot square plus r square theta dot square plus z r square sine square theta phi dot square. Third, cylindrical coordinate system में kinetic energy, this is kinetic energy is equal to m by 2 r dot square plus r square theta dot square plus z dot square. ये this is in Cartesian, this is in spherical, this is in cylindrical. यस, तो सबसे बेसिक चीज जो हमको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग लेग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, हर वो चीज लिखेंगे जो हमको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे लिखना पड़ेगा। अब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करेंगे ये डिपेंड करता है किस तरह का सिस्टम हमारे सामने है। लेट्स से हमारे पास सामने एक प्लेनर सिस्टम है तो हम सिंपली कार्टेशियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्फेरिकल सिस्टम है, लाइक स्फेरिकल सिस्टम मींस एक बाउल है, एक स्फेयर है, कुछ इस टाइप की चीजें हैं, तो हम लोग सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग को कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है इसके हिसाब से, भाई शेप के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से हम उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। ओके, सेकेंड चीज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपली एक सिस्टम है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो f is equal to 3n minus k से डिफाइन किया जाता है। f is the degree of freedom, here f is the degree of freedom, n is the number of particles, and k is number of constants. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर मैं डिफाइन करूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली डिफाइन होता है कि एक सिंपल भाषा में, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं डिफाइन करता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कितने डायरेक्शंस में पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। एक जनरल टॉक में बोल रहा हूँ, इज नॉट रियल डेफिनेशन, एक जनरल टॉक में बोल रहा हूँ, तो एक कितने डायरेक्शंस में पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है, कितने तरीकों से पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। तो अगर कोई पार्टिकल वो 10 तरीकों से फ्रीली मूव करता है तो अगर उसमें मैंने एक कंस्टेंट लगा दिया कि तुमको इस एक्सिस के अलोंग नहीं जाना है, मान लो वो सभी एक्सिस में हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मैंने कंस्टेंट लगा दिया, अभी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने कंस्टेंट लगा दिया कि तुम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। मैंने एक और बात बोल दी कि तुम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से घट के 4 पे आ गया है। तो जितने ज्यादा कांस्टेंट्स को मैं बढ़ाता जाऊंगा उतनी ज्यादा चीजें, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता जाएगा, कम होता जाएगा एक्चुअली। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स से मैं उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मतलब कोई सिस्टम है उसको मैं सिर्फ दो एक्स, एक प्लेनर सिस्टम है। प्लेनर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसमें z इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि एक 3D सिस्टम है, x y z। इसमें एक प्लेनर सिस्टम में डालता हूँ, ये एक प्लेनर सिस्टम सिर्फ x और y, इसी खास बात क्या है, z इज इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रेंट है इस सिस्टम का। तो यहाँ पे सिर्फ तीन कोऑर्डिनेट से मैं इस सिस्टम को डिफाइन कर सकता था। एक फ्री पार्टिकल अगर है, फ्री पार्टिकल मतलब उस पर कंस्ट्रेंट 0 है, मतलब k इज इक्वल टू 0। एक दूसरी जगह यहाँ भी कंस्टेंट 0 है, k इज इक्वल टू 0, पर एक कंस्टेंट, सॉरी यहाँ पे कंस्टेंट 0 नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक कंस्टेंट मैंने लगा दिया z इक्वल टू, ये एक कंस्टेंट है। मतलब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 3 इंटू पार्टिकल में एक ले रहा हूँ 1 माइनस एक कंस्टेंट 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो यहाँ पे सिर्फ दो कोऑर्डिनेट से मैं सभी चीजों को डिफाइन कर लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन सिंपली कर सकते कितने कोऑर्डिनेट से, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिनसे मैं किसी सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स अगर मैं इसके डिफिनेशन को यहाँ लिखता हूँ तो मिनिमम number of coordinates that
describes the system's kinematics। एक सिंपल सा डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैं एक और कंस्टेंट यहाँ पे लगाता हूँ कि तुम वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो ये देखिए थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने एक चूज किया, सिर्फ एयर वन माइनस कंस्टेंट दो हो गए हैं, क्या क्या, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, तो टू इज इक्वल टू वन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली वन, मीन्स सिर्फ एक्स इकलौता ऐसा कोऑर्डिनेट है जिससे मैं इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करूंगा, और कोई एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं है जिससे मैं इस सिस्टम को डिफाइन करूंगा। जा, तो दिस इज सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जो नेक्स्ट चीज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक जनरल मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिंपली डिफाइन करता है एक मेथड है जिससे हम लेग्रांजियन इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब भी वो उसी मेथड से हम ये बोलते हैं कि लेग्रांजियन इक्वेशन कैसे आया, किस तरह से हम उसकी बात करते हैं, सिंपली इसकी बात वो करता है। जैसे वेरिएशनल प्रिंसिपल सिंपली डिफाइन होता है एक जनरल रिवीजन सेशन है, इसलिए हम लोग तेजी से इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो ये del I is equal to integral del x1 x2 some function of y comma y dot comma x dx is equal to zero। ये सिंपली एक डिफिनीशन है वेरिएशनल प्रिंसिपल का। या अब यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं, जैसे y तो ठीक है, y ठीक है, y डॉट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है dx dy बाई dx, y डॉट डिफाइन हो रहा है dy बाई dx। या कंडीशन ये है, ओके मैं एक जनरल स्टार्ट करता हूँ। तो ये है वेरिएशनल प्रिंसिपल, दिस इज वेरिएशनल प्रिंसिपल। हमको इस इंटीग्रल का मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमा निकालने के लिए किसी भी इंटीग्रल का हम क्या करते हैं, हम उसका डिफरेंशियल करके उसको जीरो कर देते हैं। तो इसका मतलब डेल आई इज इक्वल टू डेल ऑफ x1 x2 f ऑफ y कॉमा y डॉट कॉमा x dx इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारा टोटल मैक्सिमा, मैक्सिमा फाइंड करने का प्रोसेस। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डॉट माइनस डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू। ये सोल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन आप इसको कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं एक वीडियो में इसकी बात करूंगा, बट इसको हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस होल प्रिंसिपल इज कॉल्ड द वेरिएशनल प्रिंसिपल। या अब इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इसी से हम लोग लेग्रांजियन को अगर डिफाइन करें तो हमको मिलता है लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। या इसी सेम डेफिनेशन से, तो जब हम लोग इसी सेम डेफिनेशन का लेग्रांजियन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। यहाँ पे एक्शन डिफाइंड कर होता है, जहां पे एक्शन की मैं बात करता हूँ तो एक्शन डिफाइंड होता है एल क्यू आई डॉट टी, यहाँ पे टी1 से टी2, दिस इज कॉल्ड द एक्शन। अब लीस्ट एक्शन का क्या मतलब हुआ, एक्शन की वो वैल्यू, ये इंटीग्रल एक्शन जिसपे मैक्सिमा हो या मिनिमा फॉर्म कर रहा है। जनरली लोग मिनिमा की बात करते हैं पर एक्सट्रीमम की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी लेग्रांजियन की वैल्यू जिसपे जो एक्शन है वो एक्सट्रीमम वैल्यू फॉर्म करो, तो फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ लेग्रांजियन डेल ऑफ एक्शन, लेट्स से एक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे डेल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल ऑफ इंटीग्रल टी1 टू टी2 लेग्रांजियन ऑफ क्यू आई डॉट कॉमा टी डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन को यहां से और यहाँ पे इस इक्वेशन को, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे y डॉट को हम लोग डिफाइन करते हैं dy बाई डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे x फैक्टर है इसलिए x यहाँ पे हम डिफाइन करते थे। यहाँ पे हम क्यू आई डॉट को डिफाइन करेंगे डी क्यू बाई डी टी।
बिकॉज यहाँ पे टी है, ये टाइम डेरिवेटिव है, वहां पे पोजीशन डेरिवेटिव था, इसलिए हम लोग एक्स डिफाइन करते थे। तो सिमिलरली वेरिएशनल प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सा मेथड है। तो ये एक जनरल तरीका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, मुझे ये वेरिएशनल प्रिंसिपल इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मैं आपको एक्शन से इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नेट में, गेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्शन के आपको मिल जाते हैं, तो मैं आपको एक्शन से यहाँ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, इसलिए मैंने ये पूरा प्रोसेस रिपीट किया है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो एक्शन इज डिफाइंड एज बाय इंटीग्रल ऑफ t1 टू l सिंपली। या सो यहाँ पे हमने एक चीज डिफाइन की है, द लेग्रांजियन। अगर यहाँ पे हमने लेग्रांजियन को डिफाइन किया तो लेग्रांजियन को हम लोग डिफाइन करते हैं, लेग्रांजियन को, लेग्रांजियन इज इक्वल टू l is equal to t minus v. This is the definition of Lagrangian. Difference between kinetic energy and potential energy is the Lagrangian. Yes. अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग दो और डिफिनेशंस देते हैं। एक डिफिनेशन होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम, जिसको हम लोग करते हैं पी आई से, और एक डिफिनेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम का। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैंने लीव की है क्योंकि एक रिवीजन टूर है, जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का डिफिनेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम का डिफिनेशन में, जनरलाइज्ड मोमेंटम को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जनरलाइज्ड मोमेंटम, इसका डिफिनेशन अभी डिफाइन मैं इस चीज को करूंगा। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम को सिंपली डिफाइन करते हैं डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, सॉरी डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, एंड ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज क्यू आई हियर। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिंपली डिफाइन होता है मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बाय व्हिच वी कैन डिस्क्राइब अ सिस्टम। So this is generalized coordinates is equal to the degree of freedom actually. Generalized coordinate, so number of, this implies number of generalized coordinates is equal to degree of freedom. Yes. और जनरलाइज्ड मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं डेल एल बाय डेल आई, यस डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट। एंड सिमिलरली अगर हमको पी आई डॉट भी निकालना हो, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पी आई से, और पी आई डॉट अगर हमको यहाँ पे डिफाइन करना हो तो ये हो जाएगा डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद करिए, बहुत जरूरी है, आगे हर क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होने वाला है। Okay. अगली चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हैमिल्टोनियन। आप लोगों ने हैमिल्टोनियन बहुत बार सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हर जगह पे हैमिल्टोनियन का डिफाइन। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं बताई कि लेग्रांजियन जो होता है वो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है एक्चुअली, लेग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड टी। ये बात आपको याद रखनी है। लेग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइम। यस, लेग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, velocity and time. This is the dependency of Lagrangian. Yeah. So यहाँ पे अगर मैं हैमिल्टोनियन को डिफाइन करूँ तो हैमिल्टोनियन डिफाइन होता है, हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम। दिस इज द हैमिल्टोनियन, पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम। यस, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हैमिल्टोनियन को हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू आई पी आई टी इज इक्वल टू समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस लेग्रांजियन ऑफ क्यू आई डॉट कॉमा टी। मतलब हम लोग सिंपली हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं अगर हमको लेग्रांजियन पता हो तो। और सिंपली हैमिल्टोनियन जैसे जनरली हम लोग जानते हैं, हैमिल्टोनियन होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं टी प्लस पी, टी प्लस पी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज हैमिल्टोनियन। ओके, तो हैमिल्टोनियन से यहाँ से हम लोग दो डिफिनेशंस और निकालते हैं जिन्हें कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे दो डिफिनेशन और निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो डिफाइन होता है पी आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल क्यू आई माइनस, और एक डिफाइन होता है क्यू आई डॉट
is equal to del h by del pi. These are called equation of motion. Yes. Okay. uh, इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको ही बोलते हैं, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ मोशन। द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द सिस्टम, इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द सिस्टम। यस, तो ये भी डिफाइन हमने कर दिया। अब एक टर्म यहाँ पे जो छूट रहा है वो ये है, एक्चुअली एक और इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलता है, डेल एच बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाय डेल टी। जनरली ये टाइम डिपेंडेंसी की बात होती है। अच्छा, टाइम डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? हैमिल्टोनियन टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन या लेग्रांजियन टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन। ऐसे कंडीशंस में हम बोलते हैं एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ऐसे कंडीशंस में हम बोलते हैं कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर ऐसे कंडीशन आए कि हैमिल्टोनियन लेग्रांजियन एक्सप्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लिसिट फंक्शन? मतलब हम टाइम जो हो वो उसके इक्वेशन में दिखे। अगर ऐसा कोई भी हैमिल्टोनियन लेग्रांजियन हमको दिखता है तो हम उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, या उस टाइम उसके इक्वेशन में दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। तो जनरल केसेस में अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो वो होता है डेल एच बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो इफ दिस इज हियर एनर्जी इज कंजर्व्ड। सिमिलरली मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की भी हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ये डिफाइन ऐसे होता है कि डेल एच बाय डेल क्यू आई अगर जीरो हो जाए देन क्यू आई इज कॉल्ड एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्यू आई इज कॉल्ड एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। यस। अब अगर मैं ये आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे डेल एच बाय डेल क्यू आई पी आई डॉट डिफाइन किया है, तो मैं इसको और भी लिख सकता हूँ, डेल एच बाय डेल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पी आई डॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? डेल पी आई बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कंजर्व्ड, मतलब क्यू आई के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। अब यहाँ पे क्यू आई करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैं लिखता हूँ डेल एच बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व्ड है। डेल एच बाय डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो अगर मैं लिखता हूँ मतलब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है यहाँ पे। अगर इस तरह डेल एच बाय डेल फाई इज इक्वल टू जीरो लिखता हूँ तो फाई के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है यहाँ पे। मतलब जिस भी एक्सिस को मैं डिफाइन करता हूँ, जो भी एक्सिस साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग का मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट का सिंपल सा मतलब ये है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, कोई एक एक्सप्रेशन आपको लेग्रांजियन या हैमिल्टोनियन आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है या एनर्जी कंजर्व्ड है, तीनों में से क्या कंजर्व्ड है। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन गेट। यस। सो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉइजो ब्रैकेट। यस। तो पॉइजो ब्रैकेट सिंपली हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है f1 f2, समेशन i del f1 by del qi del f2 by del pi minus del f1 by del pi del f2 by del qi। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजो ब्रैकेट। अब पॉइजो ब्रैकेट, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पॉइजो ब्रैकेट में इक्वेशंस ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कैसे?
अगर आप ध्यान याद होगा आपको तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिफाइन किया था यहाँ पे ये दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस। इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने डिफाइन किया था। पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी आई। अब इन एक्सप्रेशंस को मैं पॉइसन ब्रैकेट में कैसे लिखता हूँ, आप इस चीज को देखिएगा बस। तो अगर मैं लिखता हूँ Q कॉमा H, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ Q कॉमा H, समेशन। समेशन का मतलब यहाँ हुए हुआ जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी बार मैं इसको रिपीट करूंगा, लेकिन चलिए पहले ये करते हैं उसके बाद मैं उसकी बात करता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन Q कॉमा H, तो यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट को मैंने लिया है, या फिर मैं सिर्फ x को लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा मेट्रोन इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा डेल x बाय डेल x डेल h बाय डेल p माइनस del h by del q and del x by del p. So x is not a function of p, तो ये टर्म सीधा जीरो हो गया। सो x कॉमा h हमारे पास क्या बचा, ये टर्म पहला टर्म 1 हो गया, del h by del p, और del h by del p कितना होता है, क्यू आई डॉट। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम लिख रहे हैं पॉइसो ब्रैकेट के फॉर्म में। सेकंड क्या है, सेकंड टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म लेते हैं मान लीजिए पी एक्स कॉमा एच, मुझे एक्स लगा लेना चाहिए था, तो ये डिफाइन करता हूं मैं डेल पी एक्स बाई एक्स डेल एच बाई डेल पी एक्स माइनस डेल एच बाई डेल पी एक्स डेल एक्स डेल पी एक्स बाई डेल पी एक्स। पहला टर्म फिर से जीरो हो गया बिकॉज पी एक्स इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज पी एक्स कॉमा एच इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल एक्स। ये क्या होता है, पी एक्स डॉट। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम पॉइसन ब्रैकेट से डिफाइन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। यस, ओके। सो यहाँ पे समेशन की मैं बात करता हूँ। जैसे कोई सिस्टम है जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे अगर मैं F1 कॉमा F2 को पॉइसन ब्रैकेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 से 2 डेल F1 बाय डेल एक्स डेल F2 बाय डेल नॉट एक्स एक्चुअली डेल F1 बाय डेल क्यू आई डेल डेल पी आई माइनस डेल F1 बाय डेल पी आई डेल F2 बाय डेल क्यू आई। तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ, डेल F1 बाय डेल एक्स डेल Q1 डेल F2 बाय डेल P1 माइनस डेल F1 बाय डेल P2, सॉरी P2 नहीं नॉट P1, और डेल F2 बाय डेल Q1 प्लस डेल F1 बाय डेल Q2 डेल F2 बाय डेल P2 माइनस डेल F1 बाय डेल P P2 डेल F2 बाय डेल Q2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दो जगह पे हमने इस समेशन के फॉर्म में डिफाइन किया है इसको। नाउ कुछ सिंपल आइडेंटिटीज ऑफ जैकोबी, सॉरी द पॉइसन ब्रैकेट। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो है जैकोबी आइडेंटिटी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्चुअली आपको देखने को मिलेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस जैकोबी आइडेंटिटी से मिल जाते हैं। तो ये एक साइक्लिक रोटेशन की तरह काम करता है, आपको मैं ये दिखा देता हूँ पहले। ए बी सी, एक पार्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, आप किसी भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। थैंक यू। सो ए कॉमा बी, ए okay, I choose the wrong, okay, I am taking that direction. So I am starting with the A, then A comma C, moving A to C comma B, first one, plus then move towards C, okay, C comma B comma A, plus now moving to B, B comma A comma C is equal to 0.
इसी से सेम चीज को अगर मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लूं तो ABC, A कॉमा B कॉमा C प्लस B कॉमा C कॉमा A प्लस C कॉमा A कॉमा B। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। दिस इज ट्रू। कुछ और आइडेंटिटीज हम यहाँ देखते हैं। x कॉमा px इज इक्वल टू y कॉमा py इज इक्वल टू z कॉमा pz इज इक्वल टू 1। x कॉमा py इज इक्वल टू x कॉमा pz इज इक्वल टू y कॉमा px इज इक्वल टू y कॉमा pz, z कॉमा px, z कॉमा py इज इक्वल टू 3। यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम की बात करनी चाहिए, लेकिन ठीक है हम लोग नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। दिस इंप्लाइज वेक्टर एल, अगर मैं इसे कंपोनेंट्स को डिफाइन करूं, मतलब आप इसको थोड़ा सा ओपन करके क्लासिकल न्यूटन मैकेनिक्स में आप सिंपली ये देख सकते हैं, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एंड एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यहाँ पे जो भी सेम रिलेशंस फॉलो करते हैं वो भी एक साइक्लिक डायरेक्शन में रिलेशन होता है, जैसे x कॉमा एल एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमा एल वाई इज इक्वल टू जेड कॉमा एल जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी एक साइक्लिक रिलेशन फॉलो होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे। x y z, अब देखिए ये रिलेशन कैसे फॉलो हो रहा है। x कॉमा एल वाई, x कॉमा एल वाई, x कॉमा एल वाई and then we got z. Similarly y कॉमा सॉरी x कॉमा एल जेड को अगर मैं लेता हूँ, मैं x के सारे चीजों को पहले खत्म करता हूँ, x कॉमा एल जेड को अगर मैं लेता हूँ तो ये x कॉमा एल जेड मीन्स एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चला गया, तो निगेटिव डायरेक्शन माइनस वाई। देखिए क्लॉक डायरेक्शन में पूरा पूरा सिस्टम हमारे क्लॉक डायरेक्शन में। एक बार और इसको ड्रॉ कर देता हूँ, x y z। सिमिलरली और भी कंपोनेंट्स को आप लिख सकते हैं y के साथ z के साथ, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। बस ये डायरेक्शन का इस्तेमाल आपको ध्यान से करना है कि डायरेक्शन आप किस तरफ ले रहे हैं, किस तरफ आपका एक्सप्रेशन डायरेक्शन में आ रहा है। हमेशा क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होगा। yes. तो अगली बात हम करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है जिससे कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। दो जनरल फॉर्मूलाज हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। वन इज मॉड ऑफ वेक्टर आर mod of vector p, which is defined as r cap dot p cap. Other is vector a dot vector r comma vector b dot vector p, this is b, is equal to vector a dot vector b. इन बातों को अच्छे से आप याद रख लीजिए, ये दो एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इनसे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और एक जनरल फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। एक जनरल क्वांटिटी आपको दे देगा, एक जनरल क्वांटिटी दे देगा और आपसे बोलेगा कि फाइंड इट्स टाइम डिपेंडेंसी, या फिर आपको एक हैमिल्टोनियन देगा और पूछेगा टेल मी दिस क्वांटिटी इज कंजर्व्ड फॉर दिस हैमिल्टोनियन और नॉट, सम रैंडम क्वांटिटी, दिस इज सम रैंडम क्वांटिटी। तो एक हैमिल्टोनियन आपको दे देगा और बोलेगा इस हैमिल्टोनियन के लिए ये क्वांटिटी कंजर्व्ड है या नहीं। तो आप एक जनरल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू एफ कॉमा एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी। यहाँ पे f को मैं डिफाइन करता हूँ f फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई कॉमा टी, बिकॉज दोनों कम्यूटेटर्स निकाल रहे हैं। कम्यूटेटिंग जो होते हैं वो सब्सट्रैक्टिव का एक प्रोसेस है, तो हैमिल्टोनियन की जो भी डिपेंडेंसीज होंगी या यूनिट्स होंगी वो f की भी यूनिट्स वही होंगी जनरली। या सो दिस इज सिंपल थिंग्स।
ये हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे जैकोबियंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटिंग फंक्शंस, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एनालिसिस, उसके बाद पूरा का पूरा फेज स्पेस डायग्राम बनाना हम पढ़ेंगे। फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स, सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे हम लोग आगे, किस तरह सेंट्रल फोर्स की साइड डिपेंडेंसीज होती हैं, केपलर्स लॉ क्या होता है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।